हाय गाइस, वेलकम बैक टू मास्टर डे फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं टेंसेस के बारे में दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम आज से टेंस की सीरीज चालू कर रहे हैं और मैं आपको पूरे टेंसेस पढ़ाऊंगा, टेंसेस का चार्ट समझाऊंगा। उसके बाद हम एक टेंस चालू करेंगे प्रेजेंट का, वो भी इंडेफिनिट, और उसके बाद फिर हम कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, सारे टेंसेस पढ़ेंगे। एक साथ नहीं पढ़ने वाले हैं, अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और कभी लाइफ में आपको टेंसेस कोई दिक्कत ना दे। तो ये पूरा प्लान है, आपको सारे वीडियोस देखने हैं, 1 बाय 1 वीडियोस आएंगे। इसके बाद हम मॉडल चालू करेंगे। तो ये जो हमारी 15 दिन की सीरीज है, इस 15 दिन की सीरीज में हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं स्पोकन इंग्लिश का और इंग्लिश ग्रामर का। अगर आपको ग्रामर पढ़ना है तो भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको स्पोकन अंग्रेजी बोलना है तो भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, आज हम समझते हैं चार्ट को। तो मैं आज पढ़ाऊंगा, वैसे तो आपको मुझे पढ़ाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट एक्चुअली प्रॉब्लम है कि आपको चार्ट पता होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, पास्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फ्यूचर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैं आपको जस्ट इन 2 minutes आई एम गोइंग टू नरेट दिस कंप्लीट चार्ट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द चार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट टेंस विच इज present indefinite. So let's start guys. Now see guys, we have a chart, you can see on the board। हमारे पास एक चार्ट है। उस चार्ट में क्या है, टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हम सबको पता है। There are 3 types of tenses। जब भी हम कोई बात करेंगे या तो प्रेजेंट में करेंगे, पास्ट में करेंगे या फ्यूचर में करेंगे, ये सबको समझ में आता है, ठीक है। और प्रत्येक टेंसेस के 4 पैटर्न्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चाहे प्रेजेंट के हो, चाहे पास्ट के हो, चाहे फ्यूचर के हो, सभी के तीनों पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये भी हमको पता होंगे, है ना। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो प्रेजेंट के इंडेफिनेट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, जो पास्ट का इंडेफिनेट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग होगी, और जो फ्यूचर का इंडेफिनेट होगा उसकी हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। मतलब टेंसेस को उनकी हेल्पिंग वर्ब के आधार पर बांटा गया है। अंडरस्टैंड गाइस। मतलब अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट बोलता हूं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि डू डस लगेगा। अगर मैं पास्ट इंडेफिनेट बोलता हूं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मुझे डिड लगाना है। और अगर मैं फ्यूचर इंडेफिनेट बोलता हूं तो मुझे समझ में आना चाहिए कि मुझे विल या शेल लगाना है। शेल का यूज नहीं किया जाता है टेंसेस में आजकल, इसलिए सिर्फ हम विल लगाएंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया है दोस्तों। अब एक बात समझ ली दोस्तों यहां पर कि ये जो प्रेजेंट है इसके जो 4 पार्ट है, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस पीसी का मतलब होता है पी मतलब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस मतलब सी, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमारे पास मेन वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गोन और गोइंग, ठीक है। मेनली वर्ब के 3 ही फॉर्म होते हैं। चौथा फॉर्म जो होता है जिसे हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, वो बनाया जाता है फर्स्ट फॉर्म से। जैसे गो में आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा। उसी प्रकार कुछ लोगों ने उसका 5वां फॉर्म भी बना दिया है, उस 5वें फॉर्म को हम बोलते हैं गोज। जैसे एक तो हमारा होता है V1 जिसे हम बोलते हैं गो, एक होता है हमारा V2 जिसे हम बोलते हैं वेंट, एक एग्जांपल लिया हमने गो का। एक होता है हमारा V3 जिसे हम बोलेंगे गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ये मेनली तो ये 3 ही फॉर्म होते हैं वर्ब्स के। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, लोगों के फायदे के लिए, लोगों को समझने के लिए यहाँ पर वर्ब का 4th फॉर्म बनाया गया, जिसे हम गो लिखेंगे और इसमें अगर हम आईएनजी फॉर्म लगा देंगे तो ये गोइंग 4th फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भी बोलते हैं। एक और फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया गया जिसे हम वर्ब का 4th फॉर्म बोलते हैं, ये भी फर्स्ट फॉर्म से ही बना है। हम यहाँ पे गो लिखेंगे और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट पढ़ेंगे तब वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं कभी कभी, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, गोज या गोज करते हैं इसे। तो इसीलिए ये 5 फॉर्म हो जाएंगे। मेनली 3 ही होते हैं, ये वाला और ये वाला बनाया जाता है आवश्यकता अनुसार। ओके गाइस, तो इसी प्रकार सारी वर्ब्स के हम 5 फॉर्म मान सकते हैं। अगर हमें 3 फॉर्म्स पता है तो ये वाले फॉर्म हम आराम से बना सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए दोस्तों। तो प्रेजेंट में हम सबसे पहले हमारा प्लान आपको बता देता हूँ, बिकॉज कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में प्लान करना बहुत जरूरी है। व्हाट वी आर गोइंग to do guys, first of all we are going to start present indefinite, then we will work on present continuous, then perfect and perfect continuous, then we will take the past, then we will take the future। पूरे टेंसेस का एक एक करके पढ़ेंगे ताकि पूरा कंसेप्ट आए, ठीक है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन कल से वीडियोस हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। कोशिश करेंगे कि 5 से 10 मिनट के बीच में आपको एक टेंस समझा दे। आज हो सकता है कि क्लास लंबी हो, क्योंकि आज एक तो मुझे स्टार्टिंग का समझाना है, अनदर थिंग ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे डिफिकल्ट है। जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आ गया उसे पूरे टेंसेस आ गए, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स है। सारे रूल्स आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, आपको मजा आने वाला है। चलिए, तो हमें क्या बात, अब इसको चार्ट को याद कैसे करना है। आपको दोस्तों चार्ट को याद करने के लिए क्या करना है, सबसे पहला एक काम करना है
कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर, प्रेजेंट परफेक्ट की हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हैज हैव बीन। ऐसे चार्ट याद करना है। फिर पास्ट की हेल्पिंग वर्ब याद कर लो, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब याद कर लो। ये याद करने के बाद आपको एक और चीज याद करनी है कि भाई कोई सा भी इंडेफिनिट टेंस हो, आपको उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, आपको क्या लगाना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। मतलब इज एम आर आएगा तो मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही आएगा, गोइंग ही आएगा। समझ में आ गया। परफेक्ट में कोई सा भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। और चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसके साथ सबके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भाई मुझे इस वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, इस वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाना है। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अब ये वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगता है, तो इसका नियम है कि जब भी हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है या फिर डिड आता है। पूरा कंसेप्ट जब हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे तब समझा दूंगा। तो आई होप दिस चार्ट इज वेरी क्लियर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक बेसिक सा मुझे चार्ट समझाना था। वैसे अगर आपको पूरा चार्ट और अच्छे से समझना है तो मेरे अब स्पोकन क्लास वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि मैंने स्पोकन वाली क्लास में सारा समझाया हुआ है। मतलब स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है प्लेलिस्ट में, उसमें टेंस चार्ट पूरा समझाया है अच्छे से डिटेल में 15 मिनट में कि टेंस चार्ट कैसे याद करना है, कैसे यूज़ करना है। आज मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट में समझाया। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं फटाफट। तो मैंने यहाँ पे जो है दिस आई एम गोना रिमूव, मैंने यहाँ पे ये रिमूव कर दिया। अब हमने पहला टेंस लिया। पहला टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट का पहला पार्ट कौन सा है, सबको पता है सर। प्रेजेंट का पहला पार्ट है इंडेफिनिट। कौन सा है, इंडेफिनिट। तो ये हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हमको पता है इंडेफिनिट दिमाग में आएगा प्रेजेंट का, तो दो बातें याद आनी चाहिए। देखो, एक तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डू और डज। एक डू है, एक डज है। ठीक है, इतना समझ में हमें आ जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, अब हमें इसकी पहचान देखनी है कि भाई इंडेफिनिट की पहचान क्या है, किन वाक्यों में हमें डू डज लगाना है। ठीक है, तो डू डज इंडेफिनिट क्या करता है, इंडेफिनिट दो बातें करता है। पॉइंट नंबर 1, एक तो इंडेफिनिट किसी घटना के बारे में जानकारी देता है। मतलब कोई भी क्रिया होगी तो उसके बारे में जानकारी देगा। जैसे मैंने कहा कि भाई जो है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो व्हाट इज़ माय प्रोफेशन, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो किसी घटना की होने की सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। मैंने कहा कि आई टीच इंग्लिश, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखा जाएगा। वह मोबाइल खरीदता है, हम खाना खाते हैं, वह पढ़ाई करता है। तो अल्टीमेटली ये तीन चीज़ों पर बात करेगा। पहली बात तो ये रूटीन पर बात करेगा। कोई सी भी ऐसी चीज़ जो रूटीन बार बार हो रही है ना, रूटीन वाइज हो रही है, तो ये रूटीन पर बात करेगा। कौन, इंडेफिनिट। ऐसे सारे हिंदी के वाक्य जो रूटीन बताते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मतलब रिपीटेशन को बताता है। दूसरा आदत, किसी की हैबिट रहती है, उस हैबिट पर भी बात करेगा। तीसरा ये फैक्ट पर बात करता है। किस पे बात करता है, फैक्ट पर। तो तीन प्रकार के सेंटेंसेस को दिखाता है इंडेफिनिट। देखो, आप इन तीन प्रकार के सेंटेंसेस को जब बोलोगे ना तो इंडेफिनिट ही निकलेगा। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, ये मेरी रूटीन हो गई। आदत मतलब अरे वो तो हमेशा ही पता है, वो हमेशा ही सुबह से पढ़ाई करता है, वो हमेशा ही सुबह से वॉक पे जाता है। तो जिसका हैबिट रहती, किसी की आदत रहती, हैबिट रहती ना, तो आदत वाले वाक्य को बताने के लिए भी हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इंडेफिनिट का। तीसरा फैक्ट, फैक्ट मतलब कोई ऐसा फैक्ट जो सत्य है। जैसे मैंने कहा कि जो है पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, तो ये टेंस भी किसकी कैटेगरी में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट कैटेगरी में आएगा। मैंने कहा कि सूर्य पूर्व से उदय होता है, किसकी कैटेगरी में आएगा, इंडेफिनिट कैटेगरी में आएगा। तो ये तीन प्रकार के वाक्य आपको जो है इसमें रखने, मतलब जब भी ये तीन प्रकार के वाक्य आएंगे आपको सारे नियम कौन से लगाने, इंडेफिनिट के लगाने। इसकी एक और पहचान है दोस्तों कि जब किसी वाक्य में ता है ती है आता है, ये पुराना पैटर्न है। ता है ती है आ जाएगा तो आपको क्या लगाना है, ता है ती है, तो आपको लगाना है इंडेफिनिट। तो दोनों तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम रूल्स को समझ लें, एक तरीका ये है कि हम हिंदी के पहचान को समझ लें। ठीक है, हाँ ध्यान रखना है आना चाहिए लास्ट में। किसी सेंटेंस के लास्ट में हे आ रहा है वो प्रेजेंट है, और उसके बाद ताहे तीहे आ रहा है तो इंडेफिनिट है। चलिए अब इसके रूल्स को समझ लेते हैं। सारी चीजें अब नोट डाउन करते चलेंगे दोस्तों। नाउ सी गाइस, अब हमने इस चार्ट को समझ लिया। अब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है।
कंटिन्यूअस की क्या है, इज एम आर, परफेक्ट की हैज हैव, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज हैव बीन, ऐसे पूरी याद होनी चाहिए। आप इंडेफिनिट की डू डस है तो डू कहाँ लगाएंगे, डस कहाँ लगाएंगे, तो देखो डू का इस्तेमाल हमें करना है जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे आई वी दे यू के साथ क्या लगाना है, हमें डू लगाना है। ही शीट के साथ क्या लगाना है, हमें डज लगाना है, ही शीट या कोई नहीं। हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट होगा वो दो प्रकार का होता है, हम सबको पता है सब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका सिंगुलर और एक होता है आपका प्लूरल। दोनों के साथ सिंगुलर में हम इनको रखते हैं और प्लूरल में हम इनको रखते हैं। आप जैसा भी याद करना चाहें, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक और नियम देख लेते हैं, यहाँ पर इतना हमें समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, आपको समझना है इसके सिंपल सेंटेंस को। दोस्तों जब भी हम वाक्य बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, फिर हम उसका नेगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने एक वाक्य बोला यहाँ पर कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ना उसी पहले तो आपको हिंदी के सेंटेंस को पहचानना है कि भाई ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है कि फ्यूचर का है। तो आपने कहा कि सर है आया है मतलब ये प्रेजेंट का है। अब प्रेजेंट में 4 सेंटेंसेस है, कौन सा है, तो सर प्रेजेंट में ये इंडेफिनिट है क्योंकि यहाँ पे ताहू आया है, मतलब कोई काम होता है उसकी जानकारी दी जा रही है। तो दो तरीके से आपने इसको पकड़ा, एक तो ता है तिहे आ जाए, या फिर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ किसी व्यक्ति के काम की बात करें कि किसी व्यक्ति का काम क्या है। सचिन क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तुम मस्ती करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्योंकि हम सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद हमें लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई टीच, क्या पढ़ाता हूं मैं, इंग्लिश। अब आप एक बात बोलोगे सर इसमें तो हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई नहीं, तो यही तो नियम हमें याद करना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, सीधा सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाना है, ये वाली हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी। इसका डू डस का इस्तेमाल हमें नेगेटिव सेंटेंस में ही करना है। जब मैं बोलूंगा मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, मैं बोलूंगा कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, तभी आपको डू डस लगाना है। तो आप बोलेंगे आई डू नॉट टीच, आई डोंट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश, इस तरीके से। समझ में आया आपको? तो यही मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपको समझना पड़ेगा डू डस कहाँ लगाना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको कि डू, अब देखो यहाँ पे मैंने आई के साथ डू लगा दिया। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्य में सीधा वाक्य बनाना है, आपको डू डस नहीं लगाना है। जब नेगेटिव बनाएंगे तब आपको डू डस लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझ लेते हैं। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू समझाया, एक एग्जाम्पल दिया। चलिए अब देखिए, समझने के लिए हम 4 प्रकार के वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले हमने बनाया सिंपल। सिंपल में आपको सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। इसमें एस और यस का रूल मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव जब वाक्य बनाएंगे तो आपको लिखना है सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव में आपको डू डस लगाना है। डू या डज लगाया, उसके बाद आपने लिखा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपने लिखा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे। इंटरोगेटिव वाक्य में कभी भी इंटरोगेटिव कोई सा भी वाक्य बनाओ, हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आ जाओ। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डस प्लस सब्जेक्ट हमने पीछे कर लिया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। हमें इतना पता होना चाहिए कि हम इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हमने देखा है चार्ट में कि भाई जितने भी इंडेफिनिट टेंस होंगे वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आप इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू डस को आगे लाना है क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है। उसके बाद सब्जेक्ट पीछे, वर्ब अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपको लगाना है ऑब्जेक्ट। ध्यान से स्ट्रक्चर्स को देख लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। ये स्ट्रक्चर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं आपकी दोस्तों, बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और आपको पूरा कंसेप्ट में समझाने वाला हूँ। देखिए गाइस, अब देखिए मैंने क्या किया है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिंपल में है,
मतलब आपको मैं समझाता हूँ स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं। स्ट्रक्चर आपको रास्ता बताते हैं कि आपको जब सेंटेंस आप बोलेंगे या लिखेंगे तब आपको क्या करना है कि आपको इस पैटर्न पे बनाना है, तभी वो सही बनेगा। अदरवाइज आपने आगे पीछे कर दिया, आपने सब्जेक्ट पीछे लिख दिया, ऑब्जेक्ट आगे लिख दिया, तो वाक्य का मीनिंग गलत हो जाएगा, सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो देखो, जब भी सिंपल वाक्य बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट लिखना है, हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट पहचानना है, फिर उसकी वर्ब पहचानो, फिर ऑब्जेक्ट लिख दो। जब नेगेटिव वाक्य बनाएंगे कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, वह क्रिकेट नहीं खेलता है, हम पढ़ाई नहीं करते हैं, तो आपको सब्जेक्ट लिखने के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार डू डज लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट ये वाले होंगे तो डू लगाना है, सब्जेक्ट ये वाले होंगे तो डज लगाना है। उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव वाक्य में आप प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम पढ़ाई करते हो, क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम सुबह लेट उठते हो। ऐसे वाक्यों के लिए ये वाला स्ट्रक्चर काम करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव। आई मतलब इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, सब्जेक्ट पीछे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि चूंकि ये इंटरोगेटिव है इसलिए डू डज आगे आया, और नेगेटिव है इसलिए नॉट भी लगाया हमने सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, बाकी पीछे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट वैसा कि वैसा है। इनमें दोनों में क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। एक सेंटेंस मैं आपके सामने लेता हूं। जैसे मैंने सेंटेंस लिया कि मैंने कहा कि तुम क्रिकेट खेलते हो। सेंटेंस यहां लिखा है तुम क्रिकेट खेलते हो, है ना, तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। मैंने पहले पहचाना, पहले मैंने सिंपल देखा, तुम क्रिकेट खेलते हो, स्ट्रक्चर मुझे पता है, तुम को बोलेंगे यू। अब यहाँ पर डू डज नहीं लगाना है क्योंकि सिंपल सेंटेंस से सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलने को बोलेंगे प्ले। और मैं ब्लैक पेन ले लेता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी लुक डिफरेंट। तो यू खेलने को बोलेंगे प्ले, और क्या खेलते हो, क्रिकेट। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, यू प्ले क्रिकेट। अब मान लो आपको नेगेटिव बोलना है कि तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, इसको क्या बोलेंगे, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। नहीं आ गया तो नहीं के लिए नॉट लगा देंगे। पर नियम क्या है कि जब भी नेगेटिव बनाएंगे, आप चाहो तो लिख लो कि डू डज का इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, सिंपल में नहीं किया जाता है। स्ट्रक्चर बता रहा है। तो तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम को बोलेंगे यू, हमारा सब्जेक्ट है यू। इसके बाद डू डज लगाना है सब्जेक्ट को देखकर। सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो डू लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पर यू के साथ डू आता है, तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है दोस्तों, मुझे थोड़ा सा स्पीड से बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा खींचूं लेक्चर को, इसलिए सारी बातें बताना भी है और कम समय में भी बताना है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कर रहा हूं। तो यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। अब यहाँ पर आपने बोला कि क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, किसी को हम बोलते हैं ना, क्यों, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो क्या। तो जब क्या आ जाएगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लाना है, तो डू को आगे ले आएंगे क्योंकि यू के साथ डू आता है। तो डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क लगाना है लिखते समय, बोलते समय नहीं। और क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो बना देंगे सेंटेंस डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हमारा सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है गाइस, अब आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक हिंट समझ में आ गया ना आपको कैसे वाक्य बनाते चारों, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने एक सेंटेंस लिया कि मैं स्कूल जाता हूं, तो आपको बोलना है आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, डू आई नॉट गो टू स्कूल। बस बोलते जाना है। हम अंग्रेजी सीखते हैं, हम अंग्रेजी सीखते हैं। वी लर्न इंग्लिश, हम अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। वी डू नॉट लर्न इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी सीखते हैं, डू वी लर्न इंग्लिश, डू वी नॉट लर्न इंग्लिश। तो इस तरीके से आपको चारों स्ट्रक्चर्स अच्छे से इसको कॉपी में लिख लो, बार बार प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पर एक बात समझने योग्य है दोस्तों, कि जैसे मैंने एक वाक्य बोला, इसको ध्यान से आपको समझना है। देखिए गाइस, व्हाट आई वांट टू टेल यू। अब ये हमारे चारों स्ट्रक्चर्स है। अब कभी कभी क्या होता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है ना, तब हमें वर्ब के साथ एस या एस लगाना है। जब ये वाले वर्ब आ जाएंगे ना, तब हमें वर्ब के साथ एस या एस लगाना है। ठीक है, ध्यान रखना है। जैसे मान लो बोला कि वह अंग्रेजी बोलता है, सेंटेंस क्या है, वह अंग्रेजी बोलता है।
वह अंग्रेजी बोलता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो हमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज होगा, ये जो वर्ब है इसके साथ एस या ईएस लगाना पड़ेगा। वह अंग्रेजी बोलता है, तो मैं यहाँ पे जब सेंटेंस बनेगा तो वह को बोलेंगे ही, और यहाँ पर वर्ब हमारी है एस, स्पीक। अब यहाँ पर आपको चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर एस लगेगा। मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर एस या ईएस लगेगा। तो ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोलता है। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, नहीं आ गया तो नेगेटिव बना दो, डज लगा दो, ही डज नॉट। देखो सब्जेक्ट क्या है, ही है, और ही के साथ हम लिखेंगे डज। यहाँ देखिए ही के साथ डज है, तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर जब आप नेगेटिव बनाएंगे ना तो आपको एस या ईएस लगा हुआ जो है वो हटा देना है, मतलब सिर्फ एस या ईएस का इस्तेमाल सिर्फ सिंपल सेंटेंस में करना है। यहाँ पर जैसे आप डज लगाएंगे आपको एस या ईएस लगा था अगर तो हटा देना है, नहीं लगा था तो बात भी नहीं है। अगर ये सब्जेक्ट आएंगे तो लगेगा ही नहीं है, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट आएगा तो लगेगा सिंपल में, तो उसको हटा देना है नेगेटिव में। तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलता है? अब बना देंगे डज ही स्पीक इंग्लिश, है ना, क्या वो अंग्रेजी बोलता है? डज ही स्पीक इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी नहीं बोलता है? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरीके से, सो दिस इज वॉट आई हैव गॉट। मैंने इस तरीके से बनाया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, सब्जेक्ट लेना है। यहाँ पे आपने ही लिया, अब शी ले लो। वह कपड़े धोती है, तो शी वॉशेस क्लोथ्स, यहाँ पे आपने ईएस लगा दिया, ठीक है। वह कपड़े नहीं धोती है, शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स। नेगेटिव में डज आया तो हटा दिया ईएस, शी डज नॉट वॉश क्लोथ्स। क्या वह कपड़े धोती है? डज शी वॉश क्लोथ्स। क्या वह कपड़े नहीं धोती है? डज शी नॉट वॉश क्लोथ्स। दोस्तों चारों वाक्यों की प्रैक्टिस इसलिए करना है क्योंकि हम बोलते समय जब अंग्रेजी में बात करेंगे तब हमें पता नहीं कि हम नेगेटिव बोलने वाले हैं, इंटरोगेटिव बोलने वाले हैं, इसलिए हम चारों की प्रैक्टिस करते, जो बोलना होगा हम बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही शी किसी का नाम ले लो। राहुल जो है कार चलाता है, राहुल ड्राइव्स अ कार। राहुल डज नॉट ड्राइव कार, डज राहुल ड्राइव कार, एंड डज राहुल नॉट ड्राइव कार। अब आपको बता देता हूं मैं कि एस या यस कहां लगाना है। अब देखिए दोस्तों, हमें वर्ब के साथ एस या यस लगाना है। एस या यस कहां लग रहा है स्ट्रक्चर में? वर्ब के साथ। तो देखो जो वर्ब है ना, यहां लिखेंगे कि जो वर्ब्स, जिन वर्ब्स के लास्ट में, जिन वर्ब्स के लास्ट में ये लेटर्स आते हैं, ये लेटर्स आते हैं, उनके साथ हमें ईएस लगाना है। कौन से? देखो कौन कौन से आएंगे लेटर्स। जैसे अगर ये लेटर्स आएंगे, जैसे ओ आ जाए, एक्स आ जाए, सी एच आ जाए, एस आ जाए और एस एच आ जाए और जेड आ जाए, अगर ये लेटर्स आ रहे हैं तो आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है ईएस। जैसे मैंने कहा गो, तो गो में क्या आ रहा है? लास्ट में ओ आ रहा है, तो इनके साथ हमेशा ईएस लगेगा। जैसे मैंने बोला वॉश, वॉश के लास्ट में क्या आ रहा है? एसएच आ रहा है, एसएच आ रहा है तो ईएस लगेगा। मतलब ये जो लेटर्स आपको दिख रहे हैं इनके साथ अगर इनसे कोई भी वर्ड एंड होगा तो आपको क्या लगाना है? आपको ईएस लगाना है। जैसे कैच, अभी जो कैच मतलब पकड़ना होता है, तो यहाँ पे सीएच आ रहा है, ईएस लगा दो। और बाकी इनको छोड़ के कोई सा भी आता है, इनको छोड़ के कोई सा भी लेटर आता है तो आपको एस लगाना है। जैसे मैंने बोला प्ले, तो यहाँ प्ले में वाई आ रहा है, वाई तो है नहीं इसमें, तो प्ले के साथ क्या लगा देंगे? जब इसको बनाएंगे तो प्लीज होगा। कब लगाना है ये? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है गाइस। तो ये एक ओवरव्यू हो गया है। अब ये ओवरव्यू मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसको आप कॉपी कर लेना अच्छे से। मैंने सारे रूल्स कवर करवा दिए, इससे बाहर कोई सा भी रूल्स नहीं है दोस्तों। अब आपको करना क्या है गाइस, आपको क्या करना है, मैंने आपको समझाया पहले चार्ट, फिर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझाया, उसके स्ट्रक्चर्स लिखवाया, प्रैक्टिस करवाई। अब आपका कर्तव्य है कि आप सेंटेंस लें। सचिन क्रिकेट खेलता है, तो ऐसा सेंटेंस आपने लिखा, लास्ट में ताहे तीहे जरूर आना चाहिए। फिर चारों सेंटेंस बनाओ। सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट, डज सचिन प्ले क्रिकेट, डज सचिन नॉट प्ले क्रिकेट। हम पढ़ाई करते हैं, वी स्टडी, वी डू नॉट स्टडी, डू वी स्टडी, डू वी नॉट स्टडी। वह अंग्रेजी सीखता है, ही लर्न्स इंग्लिश, ही डज नॉट लर्न इंग्लिश, डज ही लर्न इंग्लिश, डज ही नॉट लर्न इंग्लिश। इस तरीके से आप एक सेंटेंस के 4-4 सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए, आपकी कमांड हो जाएगी।
प्रेजेंट इंडेफिनिट में। फिर जब भी आप बात करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। आई होप आज का मुझे बताना तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन टाइम की कमी है, आपको और बताऊंगा, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कल की क्लास में हम बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। और भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कमेंट में लिखिए। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं और हमें मोटिवेट करें। चलिए इतना काफ़ी था आज के लिए। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया है। अब कल क्लास में मिलेंगे, कल पढ़ाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो भी सारे कंसेप्ट्स के साथ। और कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट में लिखें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, अगली क्लास में से कवर करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।